देखिए नेक्स्ट वाले में क्या 133 में क्या डाउट है आपको? ये तो मल्टीनोमियल है ना, तो ये जो 133 है आपका कि n1 n2 n3 n4 4 है, मल्टीनोमियल है विथ पीएमएफ, ठीक है। सो सम n है, तो xn1 कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू पॉइजन विथ मीन 1, तो xn1 का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा? ये तो आपको पता होगा ना कि मल्टीनोमियल में मार्जिनल का क्या डिस्ट्रीब्यूशन आता है? बाइनोमियल हो जाता है। तो मार्जिनल कितना आएगा? n कॉमा n कामा 1/n। 1/n। अब n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो क्या होगा इसका? सोचिए n कॉमा 1/n है, तो इसका अगर आप CDF लिखोगे तो क्या होगा? n लार्ज, ये तो थ्योरम है, फॉर द लार्ज n दिस है ना कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज पॉइसन 1। ये अप्रोक्सीमेशन टेक्निक है, लेकिन क्या ये कन्वर्ज करेगी? क्वेश्चन ये है। तो कोई बात नहीं, तो हम देख लेंगे किस में कन्वर्ज करने की बात कर रहा है, इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर इसका हम CDF लिखे तो क्या होगा? अगर आप इसका आप ट्राई करोगे तो आ जाएगा ना, आपको डेफिनेशन तो पता ही है, आप ट्राई करके देखो। जैसे इसका सपोर्ट क्या है? इसका सपोर्ट है 0 1 2 अप टू n, सो लेस देन 0 पे 0 होगा। 0 से 1 में क्या बनेगा आपका? ये 0 पे जो प्रोबेबिलिटी है, सो 1 माइनस 1/n, यस सर। इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी? n हो जाएगी। वैसे ही जब x मोर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, तो यहाँ NC1 1/n 1 माइनस 1/n की पावर n माइनस 1, इस तरह चलता रहेगा। बट दैट मीन मुझे लग रहा है हर बार ये कहाँ पे जाएगी? CDF। हाँ, हर बार ये कहाँ पे जाती रहेगी? ये तो 0 पे चला जाएगा। 0 पे जाएगा। लास्ट में क्या होगा? जब x बिटवीन n एंड n माइनस 1 है तो कितना आएगा? सॉरी, n माइनस 1 से, नॉट n माइनस 1। तो x की वैल्यू n माइनस 1 से n है तो कितना आएगा n माइनस 1 पे? n चूज n माइनस 1, तो n है, फिर 1/n की पावर n माइनस 1, 1 माइनस 1/n, यही बनेगा। फिर तो 0 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म का बन रहा है ना ये तो आपको निकालना है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, आपको ये निकालना है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ये जो है इसको ध्यान से देखिए, ये कहाँ कन्वर्ज करेगी? n टेंस टू इन्फिनिटी पे। ये तो 0 ही आ जाएगा। कैसे 0 आ जाएगा? इसका क्या फॉर्म है? n को इन्फिनिटी में क्या फॉर्म बन रहा है? सॉरी, 1 की पावर ये तो इन्फिनिटी e का की फॉर्म है। पावर हाँ, e की पावर e की पावर -1 होगा। -1 होगा, तो 0 से पहले 0 है, e की पावर -1 होगा। यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ देखिए ध्यान से, ये भी e की पावर -1 आएगा। अगला वाला चेक कीजिए, तो ये पॉइसन पे जाएगा एक्चुअली। अब चेक कीजिए ना, जैसे ये यहाँ 1 हो गया ना, तो यहाँ पे क्या होगा? 1/n की पावर n माइनस 1 है, तो ये तो चलो 1 पे चला गया। इसको चेक करेंगे कहाँ जाएगी? n लार्ज हो गया, तो लार्ज n के लिए फिर 0 पे चला जाए। हाँ, तो क्योंकि जितना लार्ज n, यही होता है ना पॉइजन में, e की पावर -1 1 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। चलिए इसकी बात करते हैं। n जब लार्ज होगा तो ये कहाँ पे जाएगी? 0 पे। हाँ, क्योंकि ये तो 1 ही हो गया, तो 0 पे ही जाना है इसको, तो इसलिए 0 पे जा रहा है ये।
और शुरू में क्या आ रहा था ई की पावर -1, क्यों? क्योंकि एक्स बराबर 0 रखेंगे पॉइसन में, सो 1 की पावर 0/0 फैक्टोरियल, कितना आ जाएगा 1, ई की पावर -1, 1 रखेंगे तब भी ई की पावर -1। 2 पे चेक कर लीजिए, बेटर होगा आप 2 पे चेक करके देखिए। x मोर देन 2 लेस देन 3, इस पे क्या बनता, n चूज टू 1/n का स्क्वायर 1 - 1/n की पावर n-2, यही है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए ठीक से, सो n इंटू एन -1/2, 1/n, ये ध्यान दीजिए ये 1/2 पे जाएगा जाएगा, और ये आपका e की पावर -1 पे जाएगा, और आप निकालिए पॉइसन में, पॉइसन 1 में 2 पे प्रोबेबिलिटी यही आएगी। देखिए ठीक तो है, पॉइसन पे जा रही है, यस पहला सही है। xn1 xn2 converges in distribution to x1 x2 where x1 x2 are not independent। हाँ क्योंकि एक x, अच्छा वो चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे n1 n2 जरूरी नहीं इंडिपेंडेंट होगा मल्टीनोमियल में, है ना, लेकिन यहाँ पे देखना होगा कि x1 तो पॉइजन 1 पे जा रहा है, xn1 xn2 भी पॉइजन 1 पे जाएगा इंडिविजुअली, बट ज्वाइंट की बात कर रहा है ये। सो अगर ये ज्वाइंटली कन्वर्ज करेगा तो क्या होगा, क्या ये दोनों, क्योंकि n तो इन्फिनिटी पे चली जाएगी ना, पहले तो फिक्स है, मुझे लगता है कि अच्छा तो ये BC तो सेम ही ऑप्शन लिखा हुआ है ना, सिमिलर ही है दोनों तो, B और C। यस सर। और D क्या, इंडिपेंडेंट बोला है, डिपेंडेंट बोला है। इंडिपेंडेंट, अच्छा नॉट इंडिपेंडेंट, और एक में इंडिपेंडेंट बोल दिया, ओके ओके। और D कह रहा है कि xn1 डज नॉट कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए इसका जो ज्वाइंट क्या फॉलो करता है, बाई वेरिएट नॉर्मल ना, मतलब बाई वेरिएट बाइनोमियल ट्राइनोमियल। तो सोचिए इसमें आप एक्चुअली आप मुझे ट्राई नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे देख के पूछ रहे हैं, आप अगर ट्राई करेंगे तो होगा ना, क्यों नहीं होगा। ये बोल रहा है दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू x1 x2, समझ नहीं आ रहा कैसे, समझ नहीं आया। तो ये आपका है ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्राइनोमियल का पीएमएफ तो पता ही होगा, सो xn1 बराबर x1, xn2 बराबर x2, ये है तो पता ही है, n फैक्टोरियल x1। ये सब थ्योरम्स हैं एक्चुअली, आप देखिए एक क्वेश्चन नहीं है, ये सब एक थ्योरम है जिसको हम प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि थ्योरम याद नहीं है, अगर थ्योरम याद होगा सीधा आप टिक कर पाएंगे। तो यही अभी समझिए इनडायरेक्टली हम थ्योरम ही प्रूव कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टली थ्योरम्स हैं, अगर थ्योरम्स आप सही से पकड़ बनेगा तो हो जाएगा। तो ये, लेकिन ये इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, तो एग्जाम में आप यही सब चीज़ें फिर आएंगी वहाँ पे, तो वहाँ आपको आसान पड़ेगा। इसलिए घर पे अगर आप करते हैं तो आपको याद रहेगा ना कि अच्छा यहाँ पे ऐसा होता है। तो वो है, जैसे अभी अभी पीछे देखा हमने कि बाइनोमियल n, 1/n कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू पॉइसन 1, वो हमने प्रूव किया, हालांकि ये थ्योरम भी है, तो इस तरह से। तो वैसे यहाँ भी है 1/n की पावर x1, 1/n की पावर x2, एंड यही है x1 प्लस x2 बराबर अभी होगा क्या, n होगा, क्योंकि xn1 और xn2 का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन क्या, ट्राइनोमियल n, p1 p2 1/n, तो n ये तो डिपेंडेंट, देखिए यहाँ से डायरेक्टली समझ आ रहा है कि डिपेंडेंट होगा, लेकिन क्वेश्चन ये जब n टेंस टू इन्फिनिटी ले रहे हैं तब भी ये डिपेंड करेगा, ऐसे तो डिपेंड कर रहा है, जो वेरिएबल मैंने यहाँ लिया है ना, सो x1 x2 इज डिपेंडेंट, क्योंकि जब भी पीएमएफ में अगर दो वैल्यू का सम अगर n आ रहा है, सो ये तो डिपेंडेंट है, x1 x2 डिपेंडेंट है ना, तो वैसे तो डिपेंडेंट है, लेकिन क्या कन्वर्ज करने के बाद भी डिपेंडेंट होगी, क्वेश्चन ये है। जैसे x1 का सपोर्ट तो 0 से ऐसे n होता है, इन्फिनिटी रख देंगे 0 से इन्फिनिटी, तो मुझे लग रहा है तब जरूरी नहीं है, क्योंकि n पे फिक्स कर रहे हैं ना हम, जैसे अभी आप n टेंस टू इन्फिनिटी जब ले लेंगे तो इन्फिनिटी हो गई, तो सम इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, इसका क्या मतलब है, सम इन्फिनिटी की तरफ जा रही है ना, यही तो होगा, x1 प्लस x2 कन्वर्जेस टू इन्फिनिटी।
तो सम इज गोइंग टूवर्ड इन्फिनिटी. इसका सीडीएफ लिखेंगे तो क्या होगा, मान लो आप सीडीएफ लिखते हो लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो, तो क्या सम आएगा, जीरो जीरो पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगा. और जीरो जीरो पे प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, जीरो जीरो पर अगर आप लिखेंगे अच्छा x1 प्लस x2 को तो n होना चाहिए यहाँ पे. ओ ये तो बाइनोमियल हो गया. अच्छा जैसे जैसा इसने लिखा है ना इसके अकॉर्डिंग. ओके ये पता है क्या लिखा है. तो इसका मतलब है xn1 का एक्चुअली जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनडायरेक्टली ये वही होगा बाइनोमियल n कॉमा 1/n ही तो है. तो दो वेरिएबल में लिख दिया इसी को. तो दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. एक है नंबर ऑफ सक्सेस, देखिए यहाँ पे जो है ना ये है नंबर ऑफ सक्सेस, ये है नंबर ऑफ फेलियर. दोनों का सम तो आपने फिक्स कर रखा है n, जो इसने लिखा है जो इसका नोटेशन है उस नोटेशन के हिसाब से. तो ये तो जस्ट बाइनोमियल लिखोगे बात बराबर है, ये बाइनोमियल ही है अगर आप ध्यान से देखो ना. तो यहाँ पे ओके तो यहाँ जो लिखने का तरीका है ना यहाँ मैंने अच्छा मैंने पीएमएफ हमने कुछ और लिया है. 1/, क्या कर रहा हूँ मैं, 1/, हमने पीएमएफ अलग गलत अलग नहीं लिया, जो उसने ले रखा कुछ और है ना, ये तो हमने तो कुछ और लिए हैं. ध्यान दीजिए इसका सम 1 होना चाहिए था. जो ये P1 P2 लिख रहे हैं ना द सम शुड बी 1, वो हमने देखो यहाँ पीएमएफ ध्यान से देखो यहाँ है 1/n 1/n फिर क्या लिख रखा है 1/2 माइनस 1/n, अगला है 1/2 माइनस 2/n, टोटल सम 1 हो रहा है. यस सर. हाँ तो यहाँ हमने लिखने में वो किया ना. तो यहाँ अगर ऐसा लिखते हैं टोटल सम 1 होना चाहिए. तो ये तभी पॉसिबल है ये दोनों सम जैसे ज्वाइंट जब आप लिख रहे हैं तो दैट सम शुड बी 1, मतलब P1 प्लस P2 तो 1 होने चाहिए, नहीं तो फिर तीसरा टर्म लिखना पड़ेगा आपको उसके लिए अगर वैसा नहीं होगा तो. यू हैव टू राइट द थर्ड टर्म. लाइक कहने का मतलब ये है मेरा 1 माइनस 2/n इसकी पावर लिखना पड़ेगा n माइनस x1 माइनस x2, वैसा लिखना पड़ेगा आपको n माइनस x1 माइनस x2. हाँ फिर उस केस में लेस देन इक्वल टू xn हो जाएगा. e की पावर -2 अगर इस केस में लिखेंगे तो क्या आएगा, ये तो अगर मैं 0 0 पे कर दूँ तो e की पावर -2 आएगी. सो मुझे लगता है कि ज्वाइंटली एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा लेकिन वो इंडिपेंडेंट होगा. ठीक है ना. ऐसा आपने देखा यहाँ पे केसेस जहाँ पे केसेस वैरी कर जाए, इसमें चेक प्रूफ करना पड़ेगा तो गेस कर रहा हूँ है ना. तो वी हैव टू प्रूफ. एक तो इसने जो पीएमएफ लिखे ना उसके पैटर्न पे लिखेंगे तो कुछ और ही मतलब हो जाएगा. xn1 xn2 जो है does not converge in distribution. क्योंकि n से फ्री हो जाएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ. देखो जैसे n टेंस फ्री लगाओगे ना तो x1 x2 दोनों n से फ्री हो जाएगा. तो n से फ्री हो जाएगा तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा. तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है जैसे हमने ये देखा कि xn1 कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू x क्या था पॉइसन 1, ऐसे ही xn2 विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू
पॉइसन वन, तो ये कन्वर्ट तो करेगा जॉइंटली पॉइसन वन पे, बट ये इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है ना। सो पॉइसन वन होगा, बट वहां इंडिपेंडेंट होगा ये, सो दैट विल बी इंडिपेंडेंट। x1 x3 की बात की जाए, x3 में क्या है, x3 का पैरामीटर देखो आप ध्यान से, क्या क्या लिखोगे आप, 1/n1 है, और वहां पे क्या लिखा हुआ है, 1/2 माइनस 2/n, इस तरह से पैरामीटर बनाए हैं, 1/2 माइनस 2/n। why they does not converge in distribution? तो अभी के हिसाब से पहला सही लग रहा मुझे, दूसरा इंडिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट, सॉरी यहाँ पे डिपेंडेंट जरूरी नहीं होगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा क्योंकि फ्री हो जाएगा n1 n2 n1 से, तो फ्री हो जाएगा तो ये इंडिपेंडेंट होगा। तो लेकिन x1 x2 कह रहा नॉट इंडिपेंडेंट, इसको हमें थ्योरम देखना पड़ेगा, डायरेक्टली अभी प्रूफ करना मुश्किल लग रहा है मुझे, थ्योरम देखना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि 1/n 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 है, ये नहीं है जो हम लिख रहे थे, एक्चुअली ये ऐसा है। ये जो क्वेश्चन है ना, आप अगर ऐसा देखेंगे जो मैं पीएमएफ लिखता हूँ उसके हिसाब से ये इतना ही लिखूंगा मैंने मेरा जो नोटेशन है मल्टीनोमियल का, जहाँ मल्टीनोमियल पढ़ाया नहीं ना मैंने, मल्टीनोमियल का जो मेरा नोटेशन होगा उसके हिसाब से आएगा n 1/n 1/n 1/2 माइनस 1/n, मतलब क्या लिखता हूँ मैं, p1 p2 p3, ठीक है ना, p1 p2 p3 ये लिखूंगा मैं। तो हाँ x3 तो मुझे लग रहा कन्वर्ज करेगी, x3 कहाँ जाएगी, 1/2 माइनस 1/n कह दिया इसको, ये तो चूंकि इसलिए जा रहा था क्योंकि जैसे आपसे पूछे कि xn3 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, जैसे अगर आप लिखेंगे बाइनोमियल n, 1/2 माइनस 1/n, तो इसका मीन कितना होगा, n/2 माइनस 1, और ये कहाँ कन्वर्ज करेगी, इन्फिनिटी पे चली जाएगी। और पॉइसन अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है कि जो n होने चाहिए वो लार्ज होने चाहिए, एंड व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ p पॉइसन में, p स्मॉल होना चाहिए, np, ताकि स्मॉल तो नहीं है ना, ये तो हाफ के आसपास आ गया, तो इसलिए ये कन्वर्ट तो नहीं करेगी। तो जो थर्ड बोल रहा है ना, मुझे लग रहा है थर्ड वाला ठीक है, x1 x2 x3 विल नॉट कन्वर्ज, और दूसरा जो था मल्टीनोमियल ठीक से देखना पड़ेगा, मल्टीनोमियल क्वेश्चन है ये, तो हाँ मुझे लग रहा है x3 विल नॉट कन्वर्ज, और ये कह रहा है x1 x2 कन्वर्जेस इन, दूसरा वाला तो पहला सही है, डी सही लग रहा मुझे, दूसरा कह रहा नॉट इंडिपेंडेंट, ये मुझे गलत लग रहा है, और क्योंकि एक्सपोनेंशियल वन अब पॉइजन वन पे कन्वर्ट करेगा बी ऑप्शन, ठीक है, और वो इंडिपेंडेंट होगा। और जो तीसरा है x1 x1 एंड xn3, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा n1 n3 का, दैट विल हैव सो मल्टीनोमियल n 1/n 1/2 माइनस 1/n, ये आ जाएगा, एंड आई डोंट थिंक xn3 कन्वर्ज करेगी, मुझे लग रहा है जरूरी नहीं कन्वर्ज करेगी, और x1 x3 आर इंडिपेंडेंट, कन्वर्ज करने वाला फाइनाइट नंबर पे कन्वर्ट करना चाहिए ना, फाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो अभी के हिसाब से ए और डी करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, आई डोंट थिंक xn3 कन्वर्ज करेगी, पहली बात। क्या आंसर दे रखा है, देख रहे सर,
हाँ वो देखना पड़ेगा, तो इसको ट्राई करता हूँ मैं, देखता हूँ थ्योरम है ये, देखते हैं। सर ये सब भीके कपूर में दे रखा होगा, अरे रोदगी में। ढंग से पढ़ना पड़ेगा, वहाँ तो थ्योरीज हैं, क्वेश्चन एक्चुअली किसी बुक में नहीं है ना। यही तो दिक्कत है प्रिपरेशन के लिए, कि ऐसा कोई बुक नहीं है जिसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले। क्वेश्चन ये फ्रेम किए जाते हैं, जैसे पेपर जब होता है ना, तो जिन प्रोफेसर को काम दिया जाता है तो वो खुद बनाते हैं क्वेश्चन एक्चुअली वो लोग। तो ऐसा बहुत कम चांस है किसी बुक में ये सब क्वेश्चन मिलेगा, हायर लेवल पे ज़्यादातर प्रॉब्लम बुक तो है नहीं, ये दिक्कत है। बट हाँ रोहतगी में मिलेगा, एक साइज में आप देखेंगे ऐसे इससे मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मिल तो जाएगा हाँ। ये रोहतगी वाली बुक में मिलेगा आपको, जो रोहतगी है या कैसेला बर्गर है, कैसेला बर्गर का एक साइज भी आप देख सकते हैं, उसमें भी प्रॉबिलिटी है। कैसेला बर्गर वाली जो बुक है उसके एक साइज में 60-60 क्वेश्चन है, 50-50 क्वेश्चन एक एक साइज में है, तो वहाँ आपको मिल सकता है, मिलेगा। ठीक है, इसको देखते हैं आंसर तो अभी के हिसाब से ए और डी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या है, 105 में क्या पूछना है। इंडिपेंडेंट, अभी जो है ना खत्म करते हैं, 1 बज गया तो 105 में क्या ये बता, सी दिया है। ए और सी। ए और सी दे दिया, तो xn1 xn3 कहाँ कन्वर्ज करेगी, आई डोंट नो कहाँ कन्वर्ज करेगी। n1 तो कन्वर्ज कर रही थी, n2 भी कन्वर्ज करेगी, x1 n3 कन्वर्ज करेगी, मतलब ये इंडिपेंडेंट होगी इसका मतलब। मतलब अगर x1 x2 आर नॉट इंडिपेंडेंट के जगह इंडिपेंडेंट दिया होता तो भी ऑप्शन से हो जाता। शायद, हाँ वो तो इंडिपेंडेंट तो होगा, मैं ये कह रहा हूँ इंडिपेंडेंट तो होगा, है ना, इंडिपेंडेंट तो होगा। यहाँ तो हम सी इसलिए गलत कर रहे थे कि हम x3 लग रहा था कन्वर्ज ही नहीं करेगी है ना, वरना इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि n गायब हो जाएगा ना, जब कन्वर्ज करेगी तो n गायब हो जाएगा। तो यहाँ सम क्या है कि x1 x2 x3 x4 का सम n है, तो n गायब हो जाएगा तो रेस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएगा, जो अभी रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है ना कि x1 x2 x3 x4 n है, तो रेस्ट्रिक्शन गायब हो जाएगा। रेस्ट्रिक्शन जब गायब हो जाएगा तो वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ये है इसका मतलब। ये कन्वर्ज करेगी सब और इंडिपेंडेंट होगी, इसका ये मतलब, ये थ्योरम है, फिर से कह रहा हूँ आपको, ये थ्योरम है मल्टीनोमियल का, ये देखना पड़ेगा। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, वो थ्योरम का प्रूफ लिखना इतना आसान नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि जो मार्जिनल या ज्वाइंट, मतलब आप सिंगल ले लो या ज्वाइंट ले लो या 3 ले लो, सब कन्वर्ज करेगी, और जो कन्वर्ज करेगी वो क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी, इसका ये कंक्लूजन है ना, यही होना चाहिए। देखता हूँ मल्टीनोमियल भी करेंगे तो उसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट बताइए, इसमें क्या डाउट है आपको 105 में। 105